Okay, so welcome back. And guys, this is lecture number 28 on statistical mechanics. और मूव करने से पहले हमको देखना है कि अभी तक क्या कर लिया, सही है। तो जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 27, उसमें आपने आइजिंग मॉडल पढ़ा है, सही है। अभी वो टॉपिक वहीं पे कंप्लीट हो गया था। तो राइट नाउ ए न्यू टॉपिक इज देयर, ठीक है, एंड दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो क्या होता है, ठीक। और इससे पहले है ना, मैं मूव करूँ इस पे कुछ बातें बोलूँ उससे पहले, या फिर मैं उसको लास्ट में बोलता हूँ, ठीक है। जो अभी वो करते हैं जिसको तुम जानते हो, ठीक। फर्स्ट जो थिंग है वो ये है कि ये लगता कब है, ठीक है। When we have to apply law of equipartition of energy, कब अप्लाई करना है, लैंग्वेज क्या होगी। देखो दो कंडीशन होती है, पहले सुन लो। दो कंडीशन होती है, एक तो क्लासिकल केस हो, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल केस में लगता है। जब क्लासिकल मैकेनिक्स हो, वहाँ पर क्लासिकल स्टैटिक्स हो, यानी कि एम्बी स्टैटिक्स हो तो लगता है, क्लासिकल के केस में लगता है। बिल्कुल क्लियर है ना। सेकंड है थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इस दो कंडीशन होना चाहिए तभी आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये लिखना है कि इट इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन यू कैन डिस्क्राइब द सिस्टम बाय क्लासिकल स्टैटिक्स और बाय एम्बी स्टैटिक्स, ठीक है। एंड द सिस्टम इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखो इट इज अप्लीकेबल until you can describe system by classical statistics and your system be at thermal equilibrium or in contact with a heat reservoir, or B in contact with a heat reservoir of infinite heat capacity, सही है। जो नीचे वाली कंडीशन है वो तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए है। तो दो पॉइंट है, एक तो क्लासिकल स्टैटिक्स, अंडरलाइन कर देना, ये लोग है ना भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात ध्यान देना, आपके पास सामने क्वेश्चन होता है, समटाइम्स आपके सामने क्वेश्चन होता है और आपको पता नहीं चलता है कि आपको लगाना है या नहीं लगाना ये चीज। तो ये दो इसका मतलब हिंट है जिससे आपको पता चलना चाहिए कि दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। दो हिंट क्या है, टू हिंट्स टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन, क्योंकि यही सबसे जब बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप थोड़ा बहुत तो रियलाइज कर चुके इस चीज को, सीट कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो चुका होगा कि यार लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। टू हिंट्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या कंडीशन या क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। क्यों लिखवा रहे हैं ये चीज, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम पे तीन चीजें होती है। एक तो कैनोनिकल एनसेम्बल अप्लाई होता है, एक बोल्ट्जमान स्टैटिक्स अप्लाई होता है, और तीसरा ये आ गया। तो अब तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कहाँ पर किसको अप्लाई करना है। सही बात है या नहीं है? तो मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ, बट इसका तो बिल्कुल साफ साफ है कि क्लासिकल स्टैटिक्स अप्लाई होगी तभी ये अप्लीकेबल है। क्लासिकल स्टैटिक्स अगर लग रही है तो ही अप्लीकेबल है, क्लासिकल स्टैटिक्स। और इसको आप एम्बी स्टैटिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो, इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और
थर्मल इक्विलिब्रियम, सिस्टम बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये दो कंडीशन है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक जो मैं हिंट दे दूं, इसके जो क्वेश्चन है उनमें क्लियर लिखा होता है, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्लियर लिखा होता है कि ये दोनों कंडीशन है, वहाँ क्लियर लिखी होती है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कैनोनिकल एंसेंबल का आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम होगा और पार्टीशन फंक्शन वगैरह की बात भी होगी, और ये ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, एम्बी स्टैटिक्स या क्लासिकल स्टैटिक्स ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करेगा, ठीक है। और रही बात बोल्ट्जमान की, तो बोल्ट्जमान में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेगा, तो उस टाइम उसको उस वे में आइडेंटिफाई करना है। अगर ये चीज हो, और यहाँ पर जो मेनली बात करेगा ना वो इंटरनल एनर्जी पूछेगा। एक चीज और थर्ड हिंट ये भी दे देता हूँ मैं, विल आस्क इंटरनल एनर्जी, विल आस्क अबाउट इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये तीन हिंट है, ठीक। और ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। और अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उसका स्टेटमेंट क्या है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट इक्विपार्टीशन थ्योरम भी बोल देते हैं इसको ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम, पार्टीशन थ्योरम क्या बोलता है ये, कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए क्लासिकल सिस्टम बोलूं मैं, ऑफ ए सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑफ ए सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम obeying classical statics is distributed, the internal energy नहीं लिखा यार मैंने, the internal energy, internal word जरूरी, ठीक है। the internal energy of a system at thermal equilibrium obeying classical statics is distributed equally in its all degrees of freedom, इसीलिए इक्विपार्टीशन वर्ड यूज होता है। इक्विपार्टीशन मतलब बराबर बराबर पार्टीशन किया हुआ है, तो जो भी जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सब में बराबर बराबर डिवाइड होती है इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम, सिस्टम शुड बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओबेइंग क्लासिकल स्टैटिक्स, ये दोनों कंडीशन है तभी अप्लाई होगी। इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन इट्स ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फाइन, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स डिग्री, all degrees of freedom, and it's half kT एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ एक बार को, in it's distributed equally in its all degrees of freedom and contribution या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इच डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर एक मिनट रुकना, statement, the internal energy of a system at thermal equilibrium obeying classical statics is distributed equally in its all degrees of freedom, ठीक है। half kT is contribution by each degree of freedom, तो कंट्रीब्यूशन हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन देना ना मेरे को, and each degree of freedom, एक बार लिखता हूं फिर कुछ अंग्रेजी की दिक्कत आ रही है, ठीक है। इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस, in non-relativistic case
it's half kT, and in ultra relativistic case या relativistic case, अल्ट्रा लिख देता हूँ, in ultra relativistic case it's kT, that a degree of freedom contributes, यार वर्ड contribute सेट नहीं हो रहा, in non relativistic limit या case it's half kT and for each degree of freedom, सही है, for each degree of freedom, अब सही है, मतलब जो इसका इंटरनल एनर्जी है, अब लिखता हूँ मैं एक बार अच्छे से, ये तो कंडीशन है कि कब अप्लाई होगी, दो चीज़ें हैं, क्लासिकल स्टैटिक्स एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, फाइन। अब है कि लो क्या है, लो ये है कि जो भी इंटरनल एनर्जी है ना सिस्टम की, जो भी इंटरनल एनर्जी यू, वो उसकी जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है। अगर इसकी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब में, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT मतलब हाफ kT कंट्रीब्यूशन जाता है, या फिर हाफ kT जो पार्ट है इंटरनल एनर्जी का वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस वे में समझो, इंग्लिश बन गई वैसे तो ऑलमोस्ट। ये है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, ठीक है, जब V << C हो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, और रिलेटिविस्टिक केस है ना, अगर V कंपेरेबल टू C है तो ये kT जाता है, ठीक है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में kT, ठीक है। तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन इट्स ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस इट्स हाफ kT एंड इन अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक केस इट्स kT फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही है। और इस बात को लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए नया है, हाफ kT फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस एंड, और इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करो कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस का मतलब क्या है, V << C एंड kT फॉर अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक केस, इसका मतलब है V कंपेरेबल टू C, ठीक है। इस टाइम kT जाता है कंट्रीब्यूशन। इसको है ना, जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसका एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है, देयर इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर इक्विपार्टीशन थ्योरम, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्विपार्टीशन थ्योरम लिख रखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या है, अभी तो क्या बोला था कि जो इंटरनल एनर्जी है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इच डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है। और इसको अब यहाँ पे ये बोलेंगे कि इन इंटरनल एनर्जी इच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाफ kT, इज द सेम थिंग है ना। इन इंटरनल एनर्जी फॉर ए सिस्टम, ये पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फॉर ए सिस्टम at thermal equilibrium obeying classical statistics each degree of freedom contributes half kT to internal energy, half kT non relativistic case, and kT in relativistic case to internal energy, ठीक है। फॉर ए सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम ओबेइंग क्लासिकल स्टैटिक्स
इस डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स, ये कंट्रीब्यूट्स है, ठीक है, ऐसे वहां पे कंट्रीब्यूट्स हाफ के टी इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस एंड के टी इन रिलेटिविस्टिक केस टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है। द सेम थिंग इज, ये और वो सेम है, इक्वल है बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब वही है बस, ठीक। अब एक चीज और है यहाँ पे देखो, इसी स्टेटमेंट को एक बार और भी तरीके से लिखते हैं, एक और अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। और एक चीज खास ये है कि जो आप पढ़ रहे हो ना अभी, ये सब बचपन का पढ़ रहे हो, अभी जो मेरे को बताना है ना लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो भी बाकी है, ठीक है। तो वेट टिल द एंड, ये बचपन की किताबें में जो पढ़ा है वही है। और वो और क्या है कि इट्स क्वाड्रिक टर्म इन द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम विल कंट्रीब्यूट हाफ के टी इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस एंड के टी इन रिलेटिविस्टिक केस। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। जो पढ़ा है बचपन में वो लिखता हूं, इट्स क्वाड्रिक टर्म in internal energy, in energy expression contributes half kT to internal energy. ये भी पढ़ा आपने, एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट और है, ठीक है। अब इन सबको भूल जाओ, अब एक जनरल स्टेटमेंट है जिसको आपको परमानेंटली याद रखना है और उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। ये सिर्फ ये याद रखना कि कब लगता है और वो स्टेटमेंट याद रखना, मतलब जो बॉक्स के अंदर होगा ना वो आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है मेरी साइड से, ठीक है। और वो थोड़ी देर के लिए आपको वो करेगा, क्या बोलते हैं, डराएगा, बट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है, इफ एनर्जी एक्सप्रेशन पूरा लिखता हूं, इफ एनर्जी एक्सप्रेशन बी क्या इक्वल टू अल्फा पी का पावर S1 सम कांस्टेंट पी का पावर S1 प्लस बीटा सम अदर कांस्टेंट एंड एक्स या कोऑर्डिनेट जो भी है उसका पावर S2, ठीक है। देन इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी, ये भी ध्यान रहे, एवरेज इंटरनल एनर्जी, यहां पर सब जगह एवरेज लगाना है यार, इंटरनल एनर्जी में एवरेज लगाना, ठीक है। मीन इंटरनल एनर्जी, ये थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुआ है बट आप अभी क्लियर करके आओ तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। एवरेज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। देन एवरेज इंटरनल एनर्जी क्या होगी, यहां पर दो टर्म है आपके, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगी, हाफ, ये करेगी आपकी 1/S1 KT, यहां पर जो पावर है 1/S1 KT प्लस ये कितना करेगी 1/S2 KT, ठीक है। ये फंडा है, ठीक। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं कि अगर आपका एनर्जी एक्सप्रेशन जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही हो, ठीक है, उसका एनर्जी एक्सप्रेशन ये है, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, क्लासिकल स्टैटिक्स या थर्मल इक्विलिब्रियम वो सारी कंडीशन हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भाई क्या करेगा हाफ KT और ये भी हाफ KT, तो KT इसका इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एक पार्टिकल का। n पार्टिकल का कितना होगा, बाय सिंगल पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन बाय सिंगल पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन बाय सिंगल पार्टिकल, ठीक है। सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख देता हूँ, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर n पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू n इंटू KT, ये है फंडा, ठीक है। और अब नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो वो क्यों आ रहा था, इक्वल टू क्या होता है रिलेटिविस्टिक केस में, PC सम कांस्टेंट और p का पावर 1, तो यहां से क्या कंट्रीब्यूट करेगा ये u में 1/1 KT, तो इस वजह से मैं बोल रहा था वहां पे कि ये KT कंट्रीब्यूट करता है रिलेटिविस्टिक केस में, ठीक है। तो ये याद रखो, बाकी भूल जाओ, ठीक है। तो ये चीज है। और एक क्वेश्चन करा दूं,
इक्वेशन ये है कि लेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी एक्सप्रेशन भी, एनर्जी एक्सप्रेशन बी इक्वल टू अल्फा जेड स्क्वायर। ये आपके डीपीपी में क्वेश्चन था, हालांकि मैं उसको दोबारा डिस्कस करूंगा, बट मेरे से किसी ने डाउट पूछा तो मेरे को दिख गया कि इसको मैं डिस्कस कर दूं यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का एनर्जी है और वो क्लासिकल स्टैटिक्स यानी कि एमबी स्टैटिक्स को फॉलो अप कर रहा है और थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो उसका इंटरनल एनर्जी पूछा, तो एवरेज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, हाफ kT ओवर एंड आउट, सीधा ही, सही है नहीं है। और जेड क्यूब हो तो इक्वल टू अल्फा जेड क्यूब हो तो क्या हो जाएगा 1/3 kT ओवर एंड आउट। ये वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है कि नहीं है। और ऐसा कुछ हो तो अल्फा जेड क्यूब प्लस बीटा पी का पावर 4, तब भी लगा देंगे। देखो u इक्वल टू 1/3 kT, तो यहां से कंट्रीब्यूशन आएगा, प्लस 1/4 kT यहां से कंट्रीब्यूशन आएगा, ओवर एंड आउट, फाइन। तो ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो इस पे पूछेगा, ये ध्यान रहे। अब एक चीज है कि जैसे कई बार रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो उन सब का भी हाफ kT कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो वो चीज कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए आपको, और बाकी क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रहे कि इस टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है ना, वो याद रहे। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब एक चीज और है, कुछ लिमिटेशंस है इसकी कि कब अप्लाई होता है, लिमिटेशंस ऑफ इक्विपार्टीशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हटा देता हूं मैं, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो क्या लिमिटेशन है। एक तो फर्स्ट ये है कि जब तक अप्लाई होगा जब तक क्लासिकल स्टैटिक्स लग रही है। अगर क्वांटम स्टैटिक्स का केस आया तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्वांटम स्टेट देखो कब लगती है, जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो, या तो बहुत लो टेम्परेचर हो या फिर बहुत डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गैस की तो क्वांटम स्टैटिक्स लगती है। ध्यान से देना, गैस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो क्वांटम स्टैटिक्स लगता है। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब जो एक्सट्रीम केसेस वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज अप्लीकेबल अंटिल क्लासिकल स्टैटिक्स until classical statics is there। जब तक क्लासिकल स्टैटिक्स है वहां पर तब तक ओके है। इन एक्सट्रीम सिचुएशंस इट वॉन्ट बी अप्लीकेबल। इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हाई डेंसिटी, हाई पार्टिकल डेंसिटी, जैसे कहाँ होता है मैं थोड़ा बता भी दूं फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस हाई पार्टिकल डेंसिटी होता है वहाँ पे। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स, वहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। और क्वांटम स्टैटिक्स जहाँ पे भी लग रहा हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अप्लाई नहीं होगा। और जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। लाइक हीलियम का जो कंडेंसेशन है वो 4.some केल्विन पर 4.12 केल्विन पर होता है, तो वहाँ पर एक एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत लो टेम्परेचर है, वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। कंडेंसेशन प्रोसेस में नहीं है। ये मैं थोड़े कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, इनमें अप्लीकेबल नहीं है। इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हाई पार्टिकल डेंसिटी, और बस ये कर देता हूँ, एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हाई पार्टिकल डेंसिटी, ये ऐसे ब्रैकेट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल, इट्स नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है। अब एक बहुत अच्छी बात सुनना, क्या ये लो टेम्परेचर्स पे है ना काम नहीं करता है, मॉडरेट टेम्परेचर्स पे काम करता है।
इट ओबेज गुड या इट होल्ड्स गुड एट मॉडरेट टेम्परेचर रेंज, मॉडरेट टेम्परेचर्स। कितना? 300 केल्विन से 600 केल्विन वाली रेंज में। इतने इस रेंज में तो ओके है। अब इससे ज़्यादा और इससे कम जाते हो तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, उस बात को लिखना पड़ेगा। तो मैं इस बात को थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं, इट ओबेज गुड अब रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसी पॉइंट को मैं थोड़ा और लिखता हूं, इट होल्ड्स गुड अब रूम टेम्परेचर बट टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई, बाउक नहीं हो जाना। मतलब 1200-1300 केल्विन लगाओगे, मतलब वहां पर अप्लाई नहीं होगा इस टाइप की रेंज, रूम टेम्परेचर से अब हो, ठीक है। बिलो रूम टेम्परेचर इट डोंट सॉल्व गुड, ठीक है, वहां पर सही नहीं होता ये। बिलो रूम टेम्परेचर, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है लो, वेरी लो टेम्परेचर पर, वेरी लो पे तो करेगा ही नहीं। बिलो रूम टेम्परेचर इट डजंट होल्ड गुड, होल्ड गुड, ठीक है। तो ये कुछ केसेज हैं जो एक्स की लिमिटेशन है कि टेम्परेचर की कुछ एक पर्टिकुलर रेंज है जहां पर ही ये अच्छे से अप्लीकेबल है, और क्लासिकल स्टैटिक्स जब तक है वहां पर रहेगा। जैसे ही क्वांटम स्टैटिक्स यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस आए तो ये फेल हो जाएगा, वहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वहां पर आपके आंसर इससे गलत आएंगे, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सिर्फ वो एक्सप्रेशन याद रखना, ओवर एंड आउट, ठीक है। उसी से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन को समझना कि अभी आ गया क्या चीज़ है, क्लासिकल स्टैटिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम। फाइन, चलो मूव करते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू। अच्छा, एक चीज़ और है, अब क्वांटम स्टैटिक्स शुरू होगा, इसके बाद से क्वांटम स्टैटिक्स शुरू होगा और डीपीपी का डिस्कशन भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो डीपीपी 1 में भी मैं कल डिस्कस करूँ, ठीक है, कल नहीं तो फिर परसों डिस्कस करूँगा ही करूँगा, ठीक है। चलो, टिल देन बाय बाय, सी यू, एंड वन मोर डीपीपी इज कमिंग सून। फाइन, चलो बाय बाय।